We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली हाई कोर्ट के तात्कालिक जस्टिस यशवंत वर्मा तो आपको याद ही होंगे, जिनके घर पर 14 मार्च की रात में आग लगी और स्टोर रूम में नोटों की इतने जली हुई संख्या में बरामद पाई और उनके स्टोर रूम में देर रात आग लग गई और आग लगने के बाद स्टोर रूम का ताला खुलते ही सामने जो नजारा था उसके बाद हर कोई चौंक गया। जी हाँ, दरअसल 14 मार्च की रात जस्टिस यशवंत वर्मा के 30 तुगलक क्रिसेंट आवास में सरकारी बंगले में स्टोर रूम में आग लग गई और उसमें कई सारे जले हुए नोट बरामद हुए। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जो 64 पन्ने की रिपोर्ट जस्टिस वर्मा मामले में फाइल की गई है उसमें कई सारे खुलासे सामने दिखते हैं, कई सारे इशारे सामने दिखते हैं कि कैसे स्टोर रूम का पूरा कंट्रोल जस्टिस वर्मा के परिवार के पास रहता था। तमाम बयान दर्ज किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि उस स्टोर रूम में क्या कुछ था। दरअसल जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 30 तुगलक क्रिसेंट के स्टोर रूम से बड़ी मात्रा में जले हुए और आधे जले हुए नोट मिले। पैनल ने 10 से ज्यादा गवाहों, जिनमें अग्निशमन कर्मी, पुलिस कर्मी शामिल थे, उनके बयानों को रिकॉर्ड किया। उन्होंने इन नोटों को देखे जाने की पुष्टि की। इन गवाहियों को घटनास्थल की स्थिर तस्वीरों और वीडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से भी बल मिलता है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि ये जले हुए नोट अत्यधिक संदिग्ध हैं और न्यायमूर्ति वर्मा या उनके परिवार के सदस्यों की मौन या सक्रिय सहमति के बिना स्टोर रूम में नहीं रखे जा सकते थे। पैनल ने यह भी स्थापित किया कि स्टोर रूम का नियंत्रण पूरे तरीके से जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के पास था। एक तरफ न्यायाधीश का दावा था कि स्टोर रूम सभी के लिए खुला था, लेकिन सुरक्षा कर्मी के बयानों से ये खारिज हो गया, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि परिवार की अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को स्टोर रूम में जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ कर्मियों ने पैनल को बताया कि आग लगने के समय स्टोर रूम का दरवाजा बंद था और उन्हें ताला तोड़ने में मदद करनी पड़ी, जो इस बात को और पुख्ता करता है कि ये जगह आम लोगों के लिए खुली नहीं थी। दूसरी बात और सामने आती है इस रिपोर्ट में कि राजेंद्र सिंह कार्की नाम के एक निजी सचिव का बयान दर्ज है, जिसमें बताया गया कि जस्टिस वर्मा की 14 से 15 मार्च की रात में कार्की से बात हुई, व्हाट्सएप पर ये बात हुई और जस्टिस वर्मा ने कार्की को उनके आवास पर रात में रुकने के लिए कहा, जो कि चूंकि कॉल व्हाट्सएप पर थी इसलिए कॉल डिटेल में वो सामने नहीं आई, लेकिन 230 सेकंड तक यानी कि करीब 3 से 4 मिनट तक जस्टिस वर्मा की कार्की से फोन पर यानी कि व्हाट्सएप कॉल पर बात हुई थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया कि एक बार जब ये साबित हो गया कि स्टोर रूम में जली हुई नकदी मिली थी तो जस्टिस वर्मा पर इसका उचित स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी आ गई थी। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक वह ऐसा करने में विफल रहे और उन्होंने साजिश की एक बेबुनियाद दलील पेश करते हुए सीधे इनकार कर दिया। पैनल ने जस्टिस वर्मा की अप्राकृतिक आचरण पर भी टिप्पणी की। रिपोर्ट में कहा गया कि यदि कोई साजिश का सिद्धांत था तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों के पास कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई या दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में इस बात को क्यों नहीं लाया। इसके अलावा आग लगने के समय भोपाल में होने के बावजूद जस्टिस वर्मा के घर लौटने के तुरंत बाद भी स्टोर हाउस का दौरा नहीं किया, जो उनके आचरण को और संदिग्ध बनाता है। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच रिपोर्ट ने न्यायपालिका में एक मौजूदा न्यायाधीश से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल 64 पन्ने की ये रिपोर्ट अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। दूसरी तरफ सरकार भी अब तैयारी में है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए और उनसे उनके पद को ले लिया जाए। फिलहाल सरकार तमाम पार्टियों के नेताओं से बातचीत कर रही है कि जब संसद शुरू होगी तो वहां पर जब महाभियोग लाया जाएगा तब ज्यादा से ज्यादा समर्थन से उसको पास कराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।